नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम मानव रोग और उनके रोग कारक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछली क्लासों में हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़े थे, हमने कवकों से होने वाले रोग पढ़े थे और वायरस जनित रोगों के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आज हम जिस रोग कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है जीवाणु। दोस्तों, जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर हम बैक्टीरिया शब्द ही काम में लेते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, ये रोग उनके क्या लक्षण हैं, ये किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं, किस प्रकार ये हमें संक्रमित करते हैं, अगर हम संक्रमित हो जाएं इन रोगों से तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हम इलाज इसके लिए लें, इनके बारे में सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो बिंदु है हमारा, वो है जीवाणु। तो दोस्तों, जीवाणु जो शब्द है, जीवाणु जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जैसा हमने चर्चा की, जीवाणु को हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। बैक्टीरिया का उपनाम या अंग्रेजी नाम हम देखें तो इसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जीवाणु जो है, इसी का नाम जहां जहां हम जीवाणु नाम लेते हैं वहां कई जगह हमारे को बैक्टीरिया भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था, क्लास स्टार्ट की थी वायरस की, तब मैंने आपको कहा था कि कॉमन नाम जनरली हमारे शब्द या मुंह पे इंग्लिश नाम उसका पड़ा हुआ है वायरस, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं विषाणु। ज्यादातर क्या होता है, कई बार अपन बहुत जल्दबाजी में रहते हैं तो वायरस को हम जीवाणु पढ़ लेते हैं और सवाल उस हिसाब से कर लेते हैं। अपने को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वायरस कैसे बोलते हैं, तो वायरस कहते हैं विषाणु को। तो ये जीवाणु जो है, ये सजीव, हमने विषाणु पढ़ा था, सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। लेकिन जब जीवाणु के बारे में बात करेंगे तो जीवाणु पूर्णतः हम सजीवों के अंतर्गत रखेंगे, उनमें निर्जीव के गुण नहीं पाए जाते। तो ये एक विशेष बात अपने को ध्यान रखनी है। तो जीवाणु जो है वो एक कोशिकी भी हो सकते हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा स्टडी कर ली थी जब हमने विषाणु और जीवाणु के बीच में अंतर पढ़ा था, कि जीवाणु जो है वो आकार में थोड़े बड़े होते हैं वायरस की तुलना में। वायरस जो है वो आकार में थोड़े छोटे होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं विषाणु को। तो जीवाणु जो है एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं, लाभकारी भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। तो ये जीवाणु के कुछ स्पेसिफिक लक्षण हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने जिन रोग कारकों के बारे में पढ़ा था, उसमें सबसे पहले हमने लिया था प्रोटोजोआ को। इसको लिया था प्रोटोजोआ को, और हमने एक ही लाइन में इसको याद किया था। एक ही लाइन में एक याद किया था कि पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, ये हमने प्रोटोजोआ में पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखी कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, जिसमें हमने बात की थी कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसमें हमने जिन रोगों की चर्चा की थी वो करी थी गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली और एथलीट फुट, एथलीट फुट। इसके बाद में हमने जो रोग कारक पढ़ा था वो पढ़ा था वायरस। वायरस को ही हमने क्या हिंदी में क्या कहते हैं, उसको विष होता है उसका अणु, क्योंकि रोग फैलाते भयंकर, विषाणु वायरस को ही कहते हैं। और इसमें हमने कहा था कि रेखा हमें हिट करके का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको हमेशा ब्रैकेट में लिख देता हूं, करके पोएचे छोड़े गई। रेगुलर वीडियो देखोगे आप, इनका अभ्यास करोगे तो आपके मुंह पे ये रोग और ये ट्रिक पड़ जाएंगे, और आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। मैंने कहा था रेखा को भूलना नहीं है, और उसको पीछे छोड़ना भी है ना, नहीं है। तो रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जब पढ़ा था हमने कहा था बैक्टीरिया से भी होता है, जब उसे बैक्टीरिया से होता है तब उसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं।
बहुत सारे बच्चे किताबों में पढ़ते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। किससे होने वाले रोग हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो पहला रोग कारक था हमारा प्रोटोजोआ, दूसरा रोग कारक हमारा कवक, तीसरा रोग कारक हमारा वायरस। आज इस रोग कारक का अध्ययन करने वाले हैं वो है जीवाणु, जिसे हम कह रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के पंडित काकू के पास का कोई मतलब नहीं। टाटा सी, टाटा कार जैसी न्यू गो है, वो बोले गाय बोल सकते, पर पैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, ता से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड, फिर टा से टा नहीं याद करके टाटी, इसे टाटी कर लो, बोलेगी टिटनेस, सिफिलिस, निमोनिया, गोनोरिया, हेजा। किससे होने वाले रोग हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो अपने पास 4 ट्रिक आ गई है और चारों अपने को याद करनी है। 4 ट्रिक क्या है? पहली, प्रोटोजोआ, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पैसे पापा पैसे प्रोटोजोआ, पैसे पापा पैसे प्रोटोजोआ, और पैसे पायरिया। कंफ्यूज नहीं होना कौन सी ट्रिक किसकी है। दूसरा, कवक, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट कवक से होने वाले रोग हैं, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं, फंजाई। फिर है वायरस या विषाणु से होने वाले रोग। तो रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, है ना? रेखा को पीछे छोड़ना नहीं है, रेखा से एड्स होता है ना? तो रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रे से रेबीज, कैसे खसरा, है से अर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डिप्थीरिया, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा कोरोना वगैरह डिजीज हमने पढ़ी थी, चिकनगुनिया, एबोला। जीवाणु से होने वाले रोग, पंडित काकू के पास टाटा से न्यू गो है, वैसे प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टिटनेस, सिफिलिस, निमोनिया, गोनोरिया, हेजा। तो ये सब रोग आपको कंठस्थ कर लेने हैं। इससे होगा क्या? आपके अभ्यसत आएंगे, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला है, कौन सा जीवाणु से होने वाला है, कौन सा वायरस से होने वाला है, तो आप बिल्कुल आसानी से प्रश्न को कर लोगे। उसके बाद आता है रोग के बाद रोग कारक की बात। तो हम इन 3 को पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ कर चुके, हम कवक कर चुके, हम वायरस कर चुके। तो आइए देखते हैं दोस्तों जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु है क्या पहले समझते हैं। जीवाणु जो है हमने बात करी, एक कोशिकीय हो सकते हैं, जीवाणु बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जीवाणु थोड़े आकार में वायरस की तुलना में बड़े होते हैं, जीवाणु लाभदायक भी हो सकते हैं और कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमने पढ़ा था जब हमने कोशिका पढ़ी थी। कोशिका में जीवित कोशिका की खोज किसने की? किसने की जीवित कोशिका की खोज? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। लेकिन अगर प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। आगे बात करते हैं जीवाणु का नामकरण किसने किया। बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो वो दिया हेरेनबर्ग ने। हेरेनबर्ग ने, याद रह जाएगा। ए यानी पहला, ए पहला नाम, जीवाणु को नाम देने वाला, ए से हेरेनबर्ग। आगे, किसी भी रोग के लिए, कोई भी रोग होगा तो वह किसी न किसी रोगाणु से होगा। कोई भी रोग होगा तो वह किसी न किसी रोगाणु से होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं? जर्म थ्योरी या जर्म सिद्धांत कहते हैं। और ये जर्म सिद्धांत, रोगाणु सिद्धांत कहते हैं। ये जर्म सिद्धांत दिया था रॉबर्ट कोच ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल अपन लेते हैं, फालतू की बात कुछ नहीं है अपने यहाँ। फालतू की बात, कोई शायरियाँ, कोई चुटकुले, आपका टाइम वेस्ट करना ही नहीं। प्रीशियस टाइम लेके बैठे हो, नौकरी लगना आपको, तो आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखें, शेरो शायरी से मतलब नहीं रखें, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। बीच में लंबी लंबी फालतू की स्टोरियाँ सुना के आपका टाइम कंज्यूम करे, हमारा टाइम बढ़ाए नहीं। आप अपनी पढ़ाई पे दे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो
18 इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, कोई फालतू के कचरा नोट्स नहीं है। आपको ये एप्लीकेशन पे नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करें, वापस पढ़ भी सकते हैं। लुई पाश्चर ने पाश्चरीकरण भी बताया और इसी ने किण्वन की खोज की। हमने पढ़ा था किण्वन की प्रक्रिया से शराब बनती है, और वो क्यों बनती है? क्योंकि वहां जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे छोटा जीवाणु जो है वो डायलिस्टर न्यूमोनाई को मानते हैं, सबसे छोटा जीवाणु। एक अभी आगे पीपीएलओ नाम भी आएगा, पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा जीवाणु स्पाइरिलम, स्पाइरिलम सर्पिलाकार जीवाणु है। तो ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा अपने को याद रह जाएगा। 1997 में नामीबिया में एक बड़े जीवाणु की खोज की और उसका नाम भी उसी के नाम पे रखा गया, टी नामीबियाई। ये 1997 में नई खोज हुई है, तो कुछ बुक्स में नहीं मिलता। एक्चुअल में हम जो साइंस पढ़ रहे हैं लगभग 20 से 30 साल पुरानी साइंस है हमारी बुक्स में, लगभग 20 से 30 साल पुरानी साइंस हमने अडॉप्ट कर रखी है। तो जैसे नया वर्जन आता है, नई चीजें आती है, हम अपडेट रहें। आगे देखते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, कुछ बुक्स में 5 भी दिया हुआ है आजकल, लेकिन अपने को अपने लेवल पे 4, क्योंकि अवशब्द भी आते हैं तो अपने को 4 ध्यान रखने। आकृति के आधार पर जीवाणुओं के 4 प्रकार हैं। अब वो आकृति कैसी है? आकृति यदि छड़ के आकार की है तो वह कहलाता है बेसिलाई, अगर वह गोलाकार है तो वह कहलाता है कोकाई, अगर वह सर्पिलाकार है तो वह कहलाता है स्पाइरिलाई, और अगर वह कोमाकार है, कोमा लगाते हैं ना अपने हिंदी में 2 शब्दों के बीच में, तो वह कहलाता है विब्रियोई। हम कई बार देखते हैं डिप्लोकोकस, न्यूमेनोई, कोकाई, कोकस। तो ये वो कोकस का मीन्स क्या है कि वो गोलाकार है। बेसिलस रेमोसस नाम आया बेसिलस। बेसिलस का मतलब उसका आकार कैसा? उसका आकार दंडाकार है, छड़ाकार है, छड़ जैसी होती है वैसा उसका आकार है। तो इस आकार के नाम पे भी जीवाणु के नाम याद करने में आसानी रहेगी। अगर हम ये 4 नाम अपने मुंह पे डाल, ये अपने लिया क्यों? इसीलिए तो लिया है ताकि आगे की चीजें अपने आसान रहे। कई जगह आएगा जो बेसिलाई जीवाणु है उसके लिए जहां जहां वो जीवाणु है उसके नाम में काम में लिया है शब्द बेसिलस। क्या नाम लिया है? बेसिलस। कोकाई जहां जीवाणु है वहां जो शब्द काम में लिया वो लिया है कोकस। क्या लिया है? कोकस। स्पाइरिलाई जहां है वहां है स्पाइरिलस या स्पाइरिलम। विब्रियाई जहां है, विब्रियाई है वहां विब्रियो। क्या काम में लिया है? विब्रियो या विब्रियस। तो इस तरह जीवाणु जो है उनका नाम दिया जाता है और वो नाम उनके आकार के आधार पे है, आकृति के आधार पे है। आगे हमने जो पहले चर्चा की थी जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों की ट्रिक, वो ट्रिक हम पहले भी लिख चुके हैं। पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है, वैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड, टा से टिटनेस, सी से सिफिलिस, न्यू से निमोनिया, गो से गोनोरिया, रहे से हेजा। याद रह जाएगा। यहां टाटा तक तो आ गया। सिफिलिस, सिफिलिस, न्यूमोनिया अगले पेज पे मिल जाएगा, लेकिन अपने को अभी याद करना है इसको। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के बाद गोनोरिया, खतरनाक एसटीडी रोग है। हेजा, जलीय प्रदूषण से होने वाला खतरनाक रोग है। पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है, वैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ, टा से टाइफाइड, टा से टिटनेस, सी से सिफिलिस, न्यू से निमोनिया, गो से गोनोरिया, है से हेजा। पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है। याद हो जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। आप 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, भूलोगे भी नहीं। पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है, ऐसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, कू से कुष्ठ, टा से टाइफाइड, टी से टिटनेस, सी से सिफिलिस, न्यू से निमोनिया, गो से गोनोरिया, है से हेजा। जो प्लेग है वो होता है पोस्चुरेला पेस्टिस से। डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरी। टीबी जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसको टीबी कहते हैं। काली खांसी जो है उसे पर्टुसिस के नाम से जानते हैं और रोगाणु का नाम है हीमोफिलिस पर्टुसिस। इसी तरह माइक्रोबैक्टीरियम प्रकार का ही बैक्टीरिया है, लेकिन इसका नाम है लेप्री।
और इस लेप्री के नाम पे इस रोग का नाम पड़ा है लेप्रेसी। आगे देखेंगे अपन। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, इस टाइफी के नाम पे इस रोग का नाम पड़ा है टाइफॉइड। इसी तरह बैसिलस टिटेनी, तो टिटेनी के आधार पे इसका नाम पड़ा है टिटनेस। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं, एग्जाम के हिसाब से आप वो बैक्टीरिया याद कीजिए जिनका नाम उनके रोगाणु से अलग है। जो नाम समान है, जैसे टिटेनी आ गया ऑप्शन में तो टिटनेस है, जैसे टाइफी आ गया तो टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस आ गया तो टीबी है, डिप्थीरिया आ गया तो डिप्थीरिया है। ये प्रश्न नहीं देगा, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जिनका रोगाणु अलग है, हिंट नहीं मिल रही है। जैसे लेप्रेसी बीमारी है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी है, ये बार बार पूछते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है, उनको ज्यादा याद करना समय मत दो आप, लेकिन जिनके नाम अलग है, रोग का नाम अलग है, उनको आप अच्छा समय दो। अगला देखते हैं, उनको याद करें आप। सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलेडम, यहाँ न्यूमोनी वापस आ गया, न्यूमोनी है ये, है ना। यहाँ निजेरिया गोनोराई, गोनोराई आ गया, इसलिए ज्यादा कोई। विब्रियो कोलेरी याद रखना, हेजा को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेरा। क्या बोलते हैं? कोलेरा। तो ये किससे है? कोलेरी से। इसी तरह लेप्रेसी, लेप्रेसी किसको बोलते हैं? कुष्ठ रोग को। और रोगाणु कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये लेप्री से बन गया लेप्रेसी, याद रह जाएगा। पहला रोग है प्लेग, पहला रोग है प्लेग जो जीवाणु से पड़ने वाला। इस रोग को ताउन रोग भी कहते हैं, हमने लिया भी है, और खतरनाक मृत्यु होती है प्लेग वाले की, इसलिए इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं, काली मौत, प्लेग से होने वाला रोग। तो देखते हैं, सबसे पहले इस रोग में दो चीजें ध्यान रखनी है। प्लेग जो है वो मनुष्य में पहुंचती है चूहों से, और चूहों में पहुंचती है पिस्सुओं से। छोटे छोटे जीव होते हैं ना पिस्सू, उन पिस्सू से चूहों में, चूहों से मनुष्यों में। तो अगर प्रश्न आ जाए सबसे पहले बीमारी किस में होती है, तो पिस्सुओं में। और हमने वैज्ञानिक नाम भी लिया है जियोप्सेला कायोप्सिस। काया को खत्म कर देता है भाई, जियोप्सेला कायोप्सिस। खूब जियो, लेकिन काया खत्म हो जाएगी अगर प्लेग हो गया। तो याद करने का तरीका आप माइंड में बिठा लेना, जियोप्सेला कायोप्सिस। ये किसका नाम है? ये पिस्सू का नाम है। आगे बात करते हैं। मनुष्य के अंदर जो रोग कारक जीवाणु है जो पिस्सू के अंदर जा रहा है, वो है पोस्चुरेला पेस्टिस। पोस्चुरेला पेस्टिस। और ये पोस्चुरेला पेस्टिस चूहों से होने पर मनुष्यों में पहुंचता है। जब पिस्सुओं को, पिस्सू चूहे में पहुंच जाते हैं, और वो चूहों से कहां पहुंचता है? मनुष्यों में। ज्यादातर वे जीव जिनमें कृंतक दांत पाए जाते हैं, हमने दांतों के 4 प्रकार पढ़े थे, ICPM, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनमें जो कुतरने वाले दांत हैं, जो चूहों में आगे की ओर निकले होते हैं, वैसे जो जीव हैं जिनमें ये कुतरने वाले दांत होते हैं, उनमें प्लेग जो है फैलाने की संभावना रहती है। यह छुआछूत की बीमारी है, जब फैलती है तो महामारी के रूप में फैलती है। यूरोप में फैली, भारत में भी फैली बहुत पहले। जांघों में ऐंठने बढ़ जाती है। हमने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब प्लेग फैला था तो लोग लंगड़ा के चलते थे, उससे लोग दूर भाग जाते थे। अगर कोई लंगड़ा के चल रहा है तो लोग दरवाजे बंद कर लिया करते थे, क्योंकि हो सकता है ये आए और हमें संक्रमण दे दे। तो ऐंठन नुमा गांठें पड़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति लंगड़ा के चलता है। जोड़ों में दर्द हो जाता है, बुखार बहुत तेज आता है, और ये बीमारी महामारी के रूप में फैलती है। प्लेग, पैसे प्लेग, पैसे पिस्सू, और पैसे पोस्चुरेला, और पैसे पेस्टिस। याद रह जाएगा, बहुत सारे पै आ रहे हैं, पैसे प्लेग, पैसे पिस्सू, और पैसे पोस्चुरेला पेस्टिस। बिल्कुल आप कंठस्थ करें, हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगली बीमारी है, पंडित काकू के पास टाटा सिन्यू गो है। कहा इतनी बार चीजों को अपन कंठस्थ करेंगे सब याद हो जाएगा। पंडित काकू के पास, के पास नहीं लिख रहा मैं, टाटा सी, यहाँ टाटी कर लेना, न्यू गो है। तो पहले हमने ले लिया प्लेग। प्लेग बोले तो पोस्चुरेला पेस्टिस, प्लेग बोले तो पिस्सू, पिस्सू से चूहा, चूहे में मनुष्य, चूहे से मनुष्य। दूसरी बीमारी है डिप्थीरिया।
डिप्थीरिया को बुल नेक डिजीज भी कहते हैं। हमने उपनाम भी लिए हैं क्योंकि कई बार एग्जामिनर चोट कर देता है। चोट क्या करता है, अपन पढ़ के जाते हैं, सारा पढ़ के गए, डिप्थीरिया रोग लक्षण कारक, और वहां दे दिया बुल नेक डिजीज किसे कहते हैं, या बुल नेक डिजीज का रोग कारक। अब वहां बुल नेक का है ना, ये कहाँ से लाए बुल। तो यहाँ जो डिप्थीरिया है इसका जो रोग कारक है, हमने भी जब नाम रोग कारकों के याद करे थे तो उसमें देखा था कि इसका रोग कारक में डिप्थीरी नाम आ जाता है, तो अपन पकड़ कर लेंगे। तो बैक्टीरियम डिप्थीरी का रोग कारक है। होती क्या है, खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार आता है, गले की झिल्ली में सूजन आ जाती है। हमने यहाँ नेक यानी गर्दन, बुल गर्दन है ना, जैसे सूज जाती है, तो गले की जो झिल्ली है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और सांस लेने में अवरोध हो जाता है। ज्यादातर बच्चों में ये बीमारी देखते हैं हम, और ये संक्रमित दूध अगर हम पी लेते हैं तो उससे बुल नेक डिजीज हमारे को हो जाती है, बैक्टीरियम डिप्थीरी। आगे देखते हैं अगली बीमारी, बहुत जोरदार, बहुत खतरनाक और संक्रामक रोग है, तपेदिक। तपेदिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तपना, बुखार आती है, तेज आती है, तो नाम क्या पड़ा, तपना। अगला नाम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसे ही कंक रोग कहते हैं, इसे ही यक्ष्मा कहते हैं, इसे ही राज यक्ष्मा कहते हैं, इसे ही टीबी कहते हैं, इसे ही तपेदिक कहते हैं। और अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जो टीबी दिवस है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। 23 मार्च को आप याद रहेगा, सही 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी थी, उस एक दिन बाद टीबी दिवस। आजकल पूछा जाने लग गया है, एग्जाम में पूछा है कहीं। तो जो इनके रोग हैं वो अपने लिए, क्षय क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है, वजन घट जाता है, इसलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, क्षय रोग। इसे ही यक्ष्मा बोलते हैं, इसे ही राज यक्ष्मा बोलते हैं, इसे ही कंक रोग कहते हैं, इसे ही टीबी कहते हैं, और इसे ही तपेदिक के नाम से जानते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस रोग का रोगाणु है, इस बीमारी का। इस बीमारी में रोगी को तेज बुखार होता है, हमने एडवर्टाइज देखा होगा। अगर 15 दिन से ज्यादा खांसी है तो डॉक्टर को दिखाइए। खांसी के साथ कफ आ रहा है तो बलगम की जांच कराइए, एक्सरे कराइए, और उस एक्सरे के अंदर गुलिकाएं दिखती है। और एक नई पद्धति डॉट्स के नाम से चालू करी, जिसमें 6 महीने का लगभग कोर्स होता है। अगर एक बार इस कोर्स को शुरुआत कर दे आप तो जरूर पूरा जरूर कीजिए। टीबी ठीक होने तक नहीं, 6 महीने तक, जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि अगर हम बीच में अगर उसको बंद कर दें और भविष्य में पुनः कभी टीबी हो जाए तो वापस ठीक होने की संभावना मुश्किल हो जाएगी। और केवल हम जिस टीबी की बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो फेफड़ों में संक्रमण की टीबी है, लेकिन टीबी कई तरह की हो सकती है, कई अंगों में टीबी हो सकती है। तो आप जांच कराएं, जब भी कभी समस्या हो तो कई अंगों में आपको टीबी के बारे में मिल सकता है जानना। लेकिन हम जब मोस्ट कॉमनली जिस टीबी की बात करते हैं, ज्यादातर जो लोगों में पाई जाती है वो है लंग्स में होने वाली टीबी, तो उसके हम बात कर रहे हैं। इस बीमारी में रोगी को तेज बुखार आता है, खांसी आती है, बलगम आता है, वजन में कमी आ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षय कहते हैं। फेफड़ों में संक्रमण होता है, 15 दिन से अधिक खांसी कफ रहने पर रोगी को जांच करानी चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए। ने बताया था अभी, एक्सरे में गुलिकाएं हो जाती है, दिख जाती है। रोगी के एक्सरे में जीवाणु की गुलिकाएं टीबी की पहचान है। इसमें डॉट्स पद्धति का प्रयोग किया गया है। ये डॉट्स का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में आ गया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, यानी रोगी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। और आजकल तो टीबी पे भत्ता भी मिलता है। जिस रोगी को टीबी है उसको भत्ता भी दिया जाता है ताकि वो आहार तक ले। देखो सरकारें कितना कर रही है, निशुल्क दवाइयां उपलब्ध है, आपको आहार के लिए भी भत्ता दे है कि आप पोषक आहार खाइए ताकि इम्यूनिटी बढ़े। लेकिन फिर भी दिखाने से, जांच कराने से हम बचते हैं। वापस देखते हैं, डोट्स जो है वो निश्चित अवधि का एक कोर्स है, लगभग 6 महीने, मैंने बताया था 6 से 12 महीने के टाइम का। इसकी अवधि 6 से 12 महीने के बीच में है, तो 6 महीने तो कम से कम अपने को लेना ही लेना है। ये टीबी दिवस अभी बात करी थी अपने 24 मार्च को मनाया जाता है। ये एक संक्रामक रोग है, बलगम खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जा सकता है, संक्रमण हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। आगे अगली भी खांसी से संबंधित बीमारी है, लेकिन सूखी खांसी है। दोनों खांसियों में अंतर है। टीबी की खांसी जो आगी वो कफ बलगम के साथ होगी,
लेकिन जब हम काली खांसी की बात करेंगे, पर्टुसिस की बात करेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पर्टुसिस बोलते हैं, काली खांसी, ये सूखी चलती है, कफ के साथ नहीं होती है ना। जैसे कोरोना के अंदर भी हमने बात करी थी, खांसी जो है वो सूखी खांसी चलती है, बलगम के साथ नहीं। तो उसी प्रकार की, लेकिन ये थोड़ा अलग, खांसी में थोड़ी अलग आवाज भी आती है। तो काली खांसी या पर्टुसिस बोलते हैं इसे। यह एक संक्रामक रोग है जो हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। तो जीवाणु का नाम पर्टुसिस, तो रोग का नाम भी पर्टुसिस, हिंदी में बोलते हैं काली खांसी। बीमारी में, इस बीमारी में जो खांसी है वो आना लेकिन बिना बलगम के आती है। ये ज्यादातर बच्चों में होने वाला रोग है। काली खांसी ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं अगला जो रोग है, पंडित काकू के पास, वापस अपना रिपीट करेंगे इस लाइन को। तो पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है, ताकि वीडियो पूरा होते होते, क्लास पूरी होते होते आपको ये सब रोग कंठस्थ हो जाए। वैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तैसे तपेदिक, यक्ष्मा, राज यक्ष्मा, कंक, क्षय, टीबी, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड, टा से टिटनेस, इसको टी बोल कर दिया करो बाद में, सी से सिफिलिस, निमोनिया, गोनोरिया और हेजा। अभी हम पहुंच चुके हैं कुष्ठ रोग तक। कुष्ठ रोग जिसे हम क्या बोलते हैं, हम लेप्रेसी के नाम से जानते हैं। कुष्ठ रोग को लेप्रेसी के नाम से जानते हैं। अब पहले के जमाने में अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ हो जाता था, ऐसे मानते थे, ऐसे अंधविश्वास थे लोगों में, कुष्ठ रोग जो है वो उस व्यक्ति को होता है जिसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई खराब कर्म किए हैं। और जिस रोगी को, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता था, तो उसके कर्मों से जोड़ने के कारण थोड़ा सामाजिक बहिष्कार हो जाता था उस व्यक्ति का। ज्यादातर पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, या जो आध्यात्मिक फिल्में, मंदिरों के बाहर कुष्ठ के रोगी, इनमें कोढ़, पीछे पीठ निकली हुई, हाथ सड़े गले, वैसे लोगों का कोई हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं होता था, तो इसे ईश्वरीय अभिशाप के रूप में माना जाता। लेकिन अच्छा रहा ये रोग, इसके रोग कारक के खोज हुई, इसके बारे में औषधियों की खोज हुई, और आज लगभग समाप्ति की हो रही है ये रोग। लेप्रेसी जिसे कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, लेप्रेसी के नाम पे इसका रोगाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इस बीमारी में ऊतकों का क्षय होने लगता है, कभी कभी धीरे धीरे चकते बनने लगते हैं, वहां पर स्पर्श का एहसास नहीं होता है, और बाद में वहां की सेल्स जो है, टिश्यूज जो है वो पूरे खत्म हो जाते हैं। इस बीमारी में शरीर के अंग सूने पड़ जाते हैं, शरीर पर सफेद चकते बढ़ने लगते हैं, अंगुलियां, एड़ियां, कलाई आदि प्रभावित होती है, पीठ झुकने लग जाती है। इसीलिए इसको कोढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोढ़ भी कहते हैं। इस बीमारी को कोढ़ कहते हैं। रोग के उपचार में एमडीटी, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बहुत बार। इसी तरह एमडीटी किसमें ली जाती है? मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी यानी अनेक, ड्रग यानी दवाइयां, थेरेपी यानी पद्धति, है ना, बहुत सारी दवाइयों की पद्धति से इनका इलाज किया जाता है। कौन से रोग में होता है एमडीटी का प्रयोग? तो कुष्ठ रोग में, हिंदी नहीं मिले तो लेप्रेसी। आगे देखते हैं, टाइफाइड, इसे हम मोतीजरा कहते हैं, और आंत को इफेक्ट करता है, इसलिए इसे आंतरीय ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड, इस बीमारी का जो रोगाणु है, जीवाणु है, वो है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड से, टाइफी से बना है टाइफाइड, तो याद करने में कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें प्लीहा और आंत में सूजन बढ़ जाती है, रोगी को बुखार आता है, कमजोरी आती है, स्वच्छता की आदत से बचा जा सकता है। जन्म के 2 साल के बाद एक टेब का टीका लगाना चाहिए, और इसके परीक्षण के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया भाई, विडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है। मैं क्लास के बाद इसलिए एग्जाम के प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ले रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये प्रश्न तो करने ही करने, और बचा जो है हिस्सा वो वीडियो में, क्लास में आपका पूरा हो जाता है। आप रिपीट क्लास देखोगे तो पूरा ही मामला बैठ जाएगा। अगर आप पूरी क्लास देख लोगे एक बार और रिवीजन में इस क्लास को वापस देखोगे तो आपको पूरा कंठस्थ ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो बने रहिए। टिटनेस, पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है। पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है, तो टाटा में टाइफाइड और टिटनेस आता है। टाटा में टाइफाइड और
टिटनेस आता है, रोगाणु टिटेनी, बेसिलस टिटेनी। हमने बात की थी बेसिलस किसको बोलते हैं, छड़ाकार को, बात भी करी थी उस समय, छड़ाकार या दंडाकार को, तो ये इसका शेप रहा। और टिटेनी उनके नाम पे टिटनेस रोग का नाम पड़ा, याद हो जाएगा। जंग लगे लोहे पर, गंदगी वाले स्थानों पर ये अधिक फैलता है। जब भी चोट लगती है तो 24 घंटे 48 घंटे के बीच में वो इंजेक्शन देते हैं, 24 आवर्स के बीच में चोट लगते ही, और इंजेक्शन देते हैं जिससे टिटनेस का जो है वो रोग नहीं हो। इस रोग को लॉकजा भी कहते हैं, लॉकजा। होता क्या है, अगर ये रोगाणु शरीर में चला गया चोट लगने पर तो कई सालों बाद ही प्रकट हो जाता है, और जब ये रोग होता है तो जबड़े बिल्कुल पैक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जीभ भी कट सकती है। और अगर उस समय में टीका नहीं लगा 24 घंटे के भीतर, या बचपन में आजकल इसका टीका लगने लग गया है, लगभग इसका उन्मूलन हो चुका है। काफी सालों से टिटनेस के बारे में कोई ऐसी संभावना या ऐसे समझ सुनने में नहीं आया है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। क्या पता वो केस अपन ही हो जो लापरवाही कर रहा हो। तो टिटनेस का चोट लगने पर 24 घंटे के भीतर भीतर आप इंजेक्शन जरूर लगाइए। अगर चोट जंग लगे लोहे से लग रही है, किसी पुरानी वस्तु से लग रही है, तो जरूर लगाइए। ये जीवाणु जंग लगे लोहे, गंदगी वाले स्थानों पर अधिक फैलता है। चोट लगने पर इसके शरीर में संभावना पहुंचने की अधिक रहती है। इससे बचने के लिए 24 घंटे के भीतर इंजेक्शन लगाना चाहिए। नहीं लगाया जाए तो कुछ समय बाद या कई वर्षों के बाद भी रोग प्रकट हो सकता है। इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव आता है, और जब खिंचाव आता है तो शरीर बिल्कुल धनुष के जैसा हो जाता है, अकड़ के घूम जाता है, इस शेप में शरीर इस तरह से हो जाता है। इसलिए इसे धनुष टंकार रोग के नाम से भी जानते हैं। जबड़े बिल्कुल पैक हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को लॉकजा भी कहते हैं। टिटनेस। आगे देखते हैं, अगली जो हमारा रोग है वो है सिफिलिस। सिफिलिस के साथ ही हमने गोनेरिया भी लिखा है। ये जो रोग है, एड्स भी इसी तरह का है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लैंगिक संक्रमण से होने वाले रोग है। हमारे कल्चर में एक परंपरा थी, और उस परंपरा को बढ़ाया भी आगे गया, और वो इसीलिए बढ़ाया गया कि जो एक ही साथी के साथ आप जीवन यापन करें। अगर हम ये करते हैं तो जो एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग है, यौन संक्रमित रोग हैं, इनके होने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। लेकिन यदि हम फिजिकल रिलेशन अलग अलग लोगों से बनाते हैं तो हमारे में यौन संक्रमण रोग होने की संभावना ज्यादा रहेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर हम अच्छी स्वच्छता की आदत नहीं अपनाते हैं, भले ही एक जीवन साथी के साथ जीवन यापन करें, फिजिकल रिलेशन रखें, लेकिन अगर हम स्वच्छता की आदतें नहीं अपनाते तो भी हम यौन संक्रमित रोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। इनमें जो हम जीवाणु से होने वाले रोग लेंगे वो है गोनोरिया और सिफिलिस। देखते हैं दोस्तों, सिफिलिस और गोनोरिया एसटीडी रोग है। इसमें सबसे पहले हमने लिया है सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलेडम। ट्रिपोनेमा पैलेडम, ठीक है। पहले कौन सा, तो सिफिलिस। पहले कौन सा, सिफिलिस, याद रह जाएगा। ट्रिपोनेमा पैलेडम बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला संक्रमण है। ये त्वचा पर होने वाले सिफिलिटिक छाले श्लेष्मा झिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित होता है। ये एक यौन संक्रमण है, एसटीडी रोग है। इलाज नहीं कराने पर गंभीर रूप धारण कर लेता है। इस रोग में दर्द रहित छाले हो जाते हैं। इस रोग में दर्द रहित छाले हो जाते हैं, और ये जो छाले हैं ये जननांगों पे भी हो सकते हैं। और जब जननांगों पे छाले होते हैं तो यौन संक्रमण के माध्यम से ये अपने जीवन साथी या अपने साथी के सेक्स पार्टनर के पास पहुंचने की संभावना भी हो जाती है। इनमें ये जो यहाँ त्वचा पे छाले हो रहे हैं, जननांगों पे छाले हो रहे हैं, ये पहले तो दर्द रहित हैं, लेकिन कई बार ये जलन भी पैदा करते हैं, तो बहुत समस्या भी हो जाती है। हमारे समाज में ये है, इन चीजों को शेयर नहीं करते और व्यक्ति परेशान भी होते रहते हैं। तो आप सावधानी बरतिए, स्वच्छता की आदतें लाइए, तो इन रोगों से बचा जा सकता है। यह यौन संक्रमित रोग है जो इलाज न किए जाने पर गंभीर रूप ले लेता है। इनका संक्रमण जो है वो सिफिलिटिक छाले, दर्द रहित छालों से और यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। योनि, गुदा, मलाशय, होठ, मुंह में छाला हो सकता है,
मुख, गुदा, योनि से संबंधित यौन गतिविधियों के द्वारा इस बीमारी के फैलने की संभावना ज्यादा है। बहुत कम संभावना है कि ये किसिंग से फैले। जन्नांग, मलाशय, मुंह, त्वचा की सतह पर छाला बन जाता है, ये इसका पहला संकेत है। लोगों का ध्यान छाले की तरफ नहीं जाता क्योंकि ये दर्द रहित होता है, ज्यादा जलन नहीं करता। ये छाले अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन यदि इलाज नहीं किया जाए तो इसके बैक्टीरिया जो है वो शरीर में बने रहते हैं। इसके लिए एक औषधि काम में लेते हैं पेनिसिलिन की, और इससे इसका उपचार हो जाता है, ठीक हो जाता है। बैक्टीरिया अधिक आ जाए, संक्रमित आ जाए तो इस रोग से बार बार होने से नहीं बचा जा सकता। अगर बैक्टीरिया शरीर में रह जाए तो एक बार ठीक हो गया अपनी सेल्फ इम्यूनिटी से, लेकिन कुछ समय बाद सिफिलिस वापस हो जाएगा, फिर अपन परेशान होते रहेंगे। तो आप डॉक्टरी परामर्श से इलाज लीजिए और एक बार में इसको ठीक कीजिए। लक्षणों में ध्यान रखिए, जननांगों पे होने वाले छाले जो जलन पैदा करते हैं। गोनोरिया, गोनोरिया भी यौन संक्रमित रोग है, यौन संक्रमण से यौन एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका जो रोगाणु है वो निजेरिया गोनोराई है। निजेरिया गोनोराई या गोनोरिया इसी को कहते हैं। ये भी यौन संपर्क से फैलता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। इसे क्लैप या ड्रिप के रूप में भी ना जाना जाता है। गोनोरिया में यूरिन का जो मूत्र मार्ग है, मलाशय है, गला है, ये अधिक संक्रमित होते हैं। महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा को भी संक्रमित कर सकता है। ये जो बच्चा, नवजात बच्चा है उसमें भी आ सकता है। नवजात शिशुओं में गोनोरिया से आंखें भी प्रभावित हो सकती है। इस रोग के जो लक्षण हैं, ये रोग भी वही जो मैंने अभी पहले बात करी थी आपको, स्वच्छता की आदतें नहीं रखना और एक से अधिक जो है वो पार्टनर या एक से अधिक साथी के साथ यौन संपर्क बनाना, इन चीज़ों से ये रोग जो है वो ज़्यादा तेजी से हो सकता है। नियमित रूप से परीक्षण करा लेना डॉक्टर द्वारा सुझाया गया, और एक से अधिक जो हम यौन संबंध बनाते हैं वैसे बचना। यौन संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल करना, और बुखार और गंभीर पेट की तकलीफ, पेट क्षेत्र में फैल गया है तो लेडीज के अंदर वेजाइना से जो लिक्विड निकलता है उसमें गंध आती है, दुर्गंध आने लगती है। मैं गोनोरिया की बात कर रहा हूँ। गोनोरिया में वेजाइना से लिक्विड में दुर्गंध आने की, बार बार पेशाब आता है, यूरिन के अंदर बहुत तेज जलन होती है जिसमें बहुत तेज दर्द भी होता है, बार बार यूरिन आना, पेशाब करते समय जलन, गले में भी खराश, योनि और सेक्स के दौरान, फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान दर्द होता है, जलन होती है। सुजाक वाले पुरुषों में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन जो लक्षण होते हैं वो ये शामिल है: अधिक यूरिन आना, जलन होना, पेनिस से सफेद या पीला हरा मटमेला सा लिक्विड निकलना, और गले में खराश। गले में खराश दोनों के अंदर है, महिलाओं में भी और पुरुषों में। यूरिन जो है उसके साथ जलन होना। याद रखना, सिफिलिस में ज्यादातर छाले होते हैं और इसके अंदर जो है वो जलन होती है। सिफिलिस और गोनोरिया दोनों जो रोग है एसटीडी रोग है, और दोनों बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, जबकि जब हम एचआईवी या एड्स की बात करते हैं तो वो वायरस से होने वाला रोग है। हमने थोड़ा सा दोनों यौन रोगों को साथ लिया है, इसलिए हमने ट्रिक में उन दोनों रोगों को पहले ले लिया है, लेकिन लाइन वही है अपनी। लाइन क्या है? पंडित काकू के पास, पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है, न्यू गो है। पैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, ऊ से कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड, टा से टिटनेस, टी से सिफिलिस, एसटीडी रोग अपन ने लिया था अभी, न्यू से निमोनिया अब लेंगे, गो से गोनेरिया, एसटीडी रोग, है से हैजा। निमोनिया, निमोनिया में रोगी को खांसी, जुखाम और बुखार रहता है। अधिक संक्रमण के कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है। फेफड़ों में पानी 3 रोगों में भर सकता है: निमोनिया में, ट्यूबरकुलोसिस में भी फेफड़ों में पानी भर सकता है, या लंग्स कैंसर में। इन 3 रोगों में संभावना रहती है कि लंग फेफड़ों में पानी भर जाए, जिसे हम प्लूरसी के नाम से जानते हैं। तो निमोनिया के अंदर मोस्ट कॉमनली पानी भरता है, अच्छा है निमोनिया में ही भरे, आगे इन दोनों में हो तो गंभीर रूप लेता है। तो निमोनिया जो है उसके अंदर लंग्स में पानी भर जाता है। निमोनिया का जो रोग कारक है, जीवाणु है, वो है डिप्लोकोकस निमोनाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनाई।
ये किसका जीवाणु है? ये निमोनिया का जीवाणु है। इसके बाद हम देखेंगे हैजा। हैजा, इसी को हम कोलेरा के नाम से जानते हैं, इसी को हम कोलेरा के नाम से जानते हैं। ये दूषित जल से होने वाला रोग है। इसमें शरीर में जल की कमी हो जाती है और इस रोग का जो रोग जीवाणु है वो है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा याद रखना, निमोनिया का डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई और हैजा का विब्रियो कोलेरा। इस कोलेरा से इस रोग का नाम पड़ा है कोलेरा। इसमें दस्त लगती है तो शरीर में पानी की कमी आ जाती है, जिसके लिए ORS दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ गया। ORS में नमक और शक्कर पानी में मिलाकर घोल तैयार होता है, जिसे ही ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी तरल, रिहाइड्रेशन जो हाइड्रेशन से बचाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से ये घोल पिलाया जाता है। तो याद रह जाएगा, पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है। ये जीवाणु से होने वाले रोग है। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं या एग्जाम में आए हुए प्रश्न देखते हैं, जिससे ये टॉपिक अपना लगभग पूरा कवर हो जाएगा। पहला जो अपन प्रश्न लिया है वो है डीपीटी का पूरा नाम बताइए। डीपीटी जो टीका है वो 3 रोगों का एक साथ दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। डीपीटी याद रह जाएगा। उसके बाद एटीएस का पूरा नाम बताइए, तो एंटी टॉक्साइड सीरम। एंटी टॉक्साइड सीरम ये भी टीका है। फिर बीसीजी का टीका। डीपीटी और बीसीजी बहुत बार एग्जामों में पूछ लिए हैं। डीपीटी और बीसीजी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए, और 3 रोग बनते हैं, तीनों से बैस से बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। बैसिलस कैलेमेट गुरिन, बैसिलस कैलेमेट गुरिन बीसीजी का पूरा नाम है। अभी टाइफाइड में अपने आया था टेब, तो सिंपल सा है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए और बी, ये ए बी, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए बी, इसका पूरा नाम है। तो 4 हो गए अपने डीपीटी का, एटीएस का, बीसीजी का और टेब का। ये 4 के आपको पूरे नाम याद रखने हैं। अगले प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान के पिता की संज्ञा दी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि इसने जीवाणु की खोज करी थी, इसलिए इसको जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने, इंपॉर्टेंट सवाल है, और इन्हें इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1905 में। तो कृत्रिम संवर्धन और खोजकर्ता, इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम के सवाल याद करने। रंग के आधार पर जीवाणु किस रंग के होते हैं? तो हरे और बैंगनी। सिरका बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, और ये किस जीवाणु से? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। आप स्ट्रेप्टोमाइसिस याद कर ले, काम हो जाएगा। फिर टेरामाइसिन भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से है। डिप्थीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, अभी हमने पिछले पेपर पे ही देखा था इस सवाल को। अगला प्रश्न, निमोनिया किस जीवाणु से होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। न्यूमोनियाई है, इसीलिए क्या है? निमोनिया है, नाम भी इसी के आधार पड़ा है। तपेदिक या क्षय रोग, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा था, इसी को हमने कहा था टीबी, और इसी से नाम बना है ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रो यानी छोटा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ट्यूबरकुलोसिस। हैजा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलेरा। क्या बोलते हैं? कोलेरा। इसी को क्या बोलते हैं? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। प्लेग जो रोग है ये किस जीवाणु से होता है? तो प्लेग को हमने कहा था ताउन रोग, ब्लैक डेथ, पिस्सू, चूहा, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस याद आया? पैसे प्लेग, पैसे पिस्सू, पैसे पास्चुरेला और पैसे पेस्टिस। कोड, जिसे हमने पढ़ा था कुष्ठ, इसी का नाम लिया था हमने लेप्रेसी, और लेप्रेसी नाम किसके नाम पे पड़ा? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, याद रह जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ये सब हम कर चुके हैं वैसे, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। खांसी, ये खांसी कौन सी बात है? काली खांसी की बात है भाई। काली खांसी को क्या बोलते हैं? पर्टुसिस। क्या बोलते हैं? पर्टुसिस, नाम ही रोग का पर्टुसिस है। तो हीमोफिलिस पर्टुसिस से रोग होता है।
जीवाणुकृत पेचिस जो होती है वो किस जीवाणु से होती है? तो शिजेला डिसेंट्री। डिसेंट्री बोलते हैं पेचिस को, दस्त। लेकिन कौन से पेचिस की बात कर रहे हैं? एक पेचिस है जो हमने बात करी थी, वो किससे है? प्रोटोजोआ से। यहां शब्द लिया है जीवाणु से होने वाले पेचिस, और इसी को क्या बोलते हैं? डिसेंट्री। अगला, सुजाक रोग किस रोगाणु से होता है? तो निजेरिया गोनोराई। इसी को क्या बोलते हैं? गोनोरिया। क्या बोलते हैं? गोनोरिया। हमने बात करी थी यूरिन में जलन आना, लिक्विड निकलना, महिला के वेजाइना से गंध युक्त स्राव निकलना, ये सब गोनोरिया के लक्षण हैं। तो निजेरिया गोनोराई। सिफिलिस रोग किस जीवाणु से होता है? तो ट्रिपोनिमा पैलेडम। ट्रिपोनिमा पैलेडम। डीपीटी का टीका कब लगता है? डीपीटी का लगता है 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 3.5 साल, यानी 18 माह, 30 माह और 42 माह। विडाल परीक्षण हमने बात करी थी, अभी प्रश्न लिया था तब टाइफाइड की बात करी थी हमने। टाइफाइड में कौन सा परीक्षण करते हैं? विडाल परीक्षण। और टीका कौन सा है? TAB। टाइफाइड, पैराटाइफाइड, टाइफाइड A और B। एसटीडी रोग का पूरा नाम बताइए। अभी हमने करा था सिफिलिस एसटीडी है और गोनोरिया एसटीडी है। सिफिलिस और गोनोरिया एसटीडी रोग है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमित रोग। विटामिन B12, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। विटामिन B12 का उत्पादन किससे होता है? तो बेसिलस मेगाथेरियम से। बेसिलस मेगाथेरियम से। विटामिन B2 का उत्पादन तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से। अगला प्रश्न देखते हैं। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की? नॉकार्ड और रॉक्स ने की। ये एक माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इसका आकार सबसे छोटा होता है। पीपीएलओ। तरल पेय को 30 मिनट तक 60 डिग्री पर गर्म, दोनों शर्तें ध्यान रखना, दोनों शर्तें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। कितना टाइम और कितना डिग्री? तो आधा घंटा और 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वह जीवाणु रहित हो जाएगा। ये लुई पास्चर ने बताया था और इसे कहते हैं पाश्चरीकरण। इस विधि को क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण। और पाश्चरीकरण काम में कहां आता है? रोगाणु से मुक्त करने में। रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? रोगाणु सिद्धांत हमने शुरुआत में पढ़ा था। रोग की उत्पत्ति किसी न किसी रोगाणु से होती है, यही रोगाणु सिद्धांत है, जर्म थ्योरी। रॉबर्ट कॉच। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो हम पॉजिटिव का लक्षण याद करें तो नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। लिपिड कम पाई जाती है पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में ज्यादा। टीकोइक अम्ल कम, जिस वही तो अभिरंजित होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में कम, तो ग्राम नेगेटिव में ज्यादा। कोशिका भित्ति एक स्तरीय होती है, वहां द्विस्तरीय होती है। जीवाणु में रूपांतरण की खोज किसने की? जीवाणु में रूपांतरण की खोज किसने की? तो ग्रिफिथ ने। संयुग जनन है, जीवाणु में जनन के प्रकार हैं, लेकिन जनन के रूपांतरण की खोज की ग्रिफिथ ने। संयुग्मन की खोज की लेडरबर्ग ने। पारक्रमण की खोज की जिंडर ने। एक ये बहुत बार एग्जाम में नया है प्रश्न ये, और आजकल आने लग गया। बैसिलस थुरिजेंसिस, BT। बैसिलस थुरिजेंसिस ज्यादातर कपास, टमाटर, बैंगन। बैसिलस थुरिजेंसिस जिनके विषैले प्रभाव आने पे वापस रोग भी लग गई है। बैसिलस थुरिजेंसिस फसल को कीट नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए उसमें BT बैसिलस थुरिजेंसिस का जीवाणु पैदा कर दिए, जिससे कीट उसे नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन जो चीज मच्छरों को नुकसान पहुंचाएगी, जो चीज कीटों को नुकसान पहुंचाएगी, जो चीज दूसरे सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाएगी, वो अगर मनुष्य में जाएगी तो हमें लाभ नहीं देगी। इसके हानिकारक परिणाम सामने आए, जिसके बाद में कई देशों ने इस BT जो कपास है, या BT जो टमाटर है, या BT जो बैंगन है, या BT से जो संबंधित फसलें, उनको बैन कर दिया। तो यहां पर BT का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस थुरिजेंसिस। याद रह जाएगा, थुरिजेंसिस। बैसिलस थुरिजेंसिस। किस जीवाणु से इंसुलिन का उत्पादन होता है? बहुत एग्जामों में आ गया है प्रश्न। इस्चियम कोलाई, ई कोलाई। हैंसन का रोग किसे कहते हैं? तो कुष्ठ रोग को हैंसन का रोग के नाम से जानते हैं। कई बार हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, खाना खराब हो गया, तो वहां कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म।
लेप्रेसी दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी का लास्ट संडे आएगा, उसे लेप्रेसी दिवस के नाम से जाना जाता है। और आज का अंतिम सवाल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टीबी दिवस कौन सा है? तो 24 मार्च को है। हमने बात करी थी 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह की शहादत हुई थी, उसके नेक्स्ट डे याद रखना है टीबी दिवस। उसके बाद देश को टीबी हो गई क्योंकि किसी ने उसके फांसी को रोकने की आवाज नहीं उठाई। चीजों को कैसे जोड़ ले, याद रखें कि पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है। याद रह जाएगा बच्चों, पंडित काकू के पास टाटा सी न्यू गो है, लेकिन प्रोटोजोआ के लिए पापा काम पे सोते हैं और कवक गंजा दामाद जाके फ्रूट खाता है। और जब वायरस याद करेंगे तो हम करेंगे रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो दोस्तों जुड़े रहिए, इन ट्रिक्स को याद करते रहिए और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं, उन्हें भी तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।